नमस्कार, राज्यसभा टेलीविजन के कार्यक्रम मीडिया मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। मीडिया मंथन के आज के अंक में हम बात करेंगे रोहित वेमुला की आत्महत्या से जुड़े प्रकरण और उसका मीडिया कवरेज। वो चला गया, लेकिन उसके छोड़े हुए सवालों के जवाब हमारी व्यवस्था के पास नहीं है। शायद इसलिए कि इन सवालों की जड़ में हमारी व्यवस्था ही तो है। जी हां, मैं हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लाइफ साइंसेज के बेहद प्रतिभाशाली शोध छात्र रोहित चक्रवर्ती वेमुला की बात कर रहा हूं, जो जीवित रहते तो इसी 30 जनवरी को 27 वर्ष के होते और निकट भविष्य में कार्ल सैगन जैसा उद्भट विज्ञानी और विज्ञान लेखक बनने के अपने सपने को पूरा करते। ये महज संयोग नहीं कि उनके रोल मॉडल कार्ल सैगन थे, उस तरह का मानवतावादी विज्ञान लेखक जो दुनिया को विनाश से बचाने और ज़्यादा सुंदर समावेशी बनाने की कोशिशों में लगातार जुटे रहे। लेकिन ऐसे महान स्वप्नदर्शी रोहित वेमुला को हमारी व्यवस्था ने मौत की अंधेरी घाटी में ढकेल दिया। व्यवस्थावादियों का एक संगठित समूह आह्लादित है कि अपने सुसाइड नोट में रोहित ने अपनी मौत के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया है। कैसा जुगुप्सा भरा आह्लाद है यह। बहरहाल, आज की अपनी चर्चा में हम सिर्फ इन घटनाक्रमों के मीडिया कवरेज पर अपनी चर्चा को केंद्रित करना चाहेंगे। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बीते 6 महीने से जिस तरह के घटनाक्रम एक के बाद एक हो रहे थे, क्या उनके कवरेज में भी कोताही हुई? और क्या ऐसी कोताही देश भर के शिक्षण, शोध और वैज्ञानिक संस्थानों को लेकर नहीं हो रही है? ये सवाल सिर्फ दिल्ली स्थित कथित राष्ट्रीय मीडिया के कवरेज का नहीं, जो बीते कुछ वर्षों से दूर दराज के घटनाक्रमों का कवरेज आमतौर पर कुछ खास परिस्थितियों में ही करता है। हम तेलुगु अखबारों और हैदराबाद स्थित चैनलों के कवरेज को लेकर भी इस सवाल का जवाब खोजना चाहेंगे। आज की चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं न्यू इंडियन एक्सप्रेस के निदेशक संपादकीय प्रभु चावला, इंडिया टुडे हिंदी के प्रबंध संपादक रहे दिलीप मंडल और दलित कार्यकर्ता अशोक भारती, जो नकोदर के चेयरमैन भी हैं। हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार जिनका नागराजू। हम आप तीनों का स्वागत करते हैं और नागराजू साहब आपका भी। शुरुआत दिलीप हम आपसे करते हैं। अगर देखा जाए, रोहित वेमुला की आत्महत्या 17 को रविवार को हुई, पर हमारे राष्ट्रीय मीडिया के लिए ये खबर बनी है 19 जनवरी को, यानी मंगलवार को। और इसकी अगर देखा जाए सोमवार को, तो आमतौर पे हमारे देश के बड़े चैनलों में, बड़े अखबारों में भी स्याही कांड छाया हुआ था, जो एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम था दिल्ली का, लेकिन वो 2 दिन से छाया हुआ था। 21 जनवरी आते आते, यानी गुरुवार आते आते, यह पूरा प्रकरण धीरे धीरे सिमटने लगा। खासकर मैं रोहित वेमुला के प्रकरण की बात कर रहा हूँ। वो बड़ी खबर से धीरे धीरे सामान्य खबर की तरफ चलता गया। इस पूरे कवरेज के तौर तरीकों को आप कैसे देखते हैं? उर्मिलेश जी, मुझे तो मैं कुछ तथ्यों की बात करूंगा कि 17 तारीख को 4 बजे ये घटना होती है। सोशल मीडिया पर लाखों की संख्या में लोग उस पर लिखना शुरू करते हैं, लेकिन उस दिन कोई कवरेज चैनलों में नहीं है। 18 तारीख को अमर उजाला, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, जो सबसे बड़े अखबार हैं, इनमें वो खबर नहीं है। उस दिन द हिंदू में आप उसको पहले पेज पर एक सेंटेंस की खबर है। टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, एक्सप्रेस में पहले पन्ने पर वो खबर नहीं है। आप कहीं ना कहीं देखिए, जिस ऐसी घटना जिसमें कि 2 केंद्रीय मंत्रियों के बीच संवाद हो रहा है, बहुत बड़े लेवल पर एक बड़ी चीज़ हो रही है, ये घटना तब से चल रही है और इसका कवरेज जब आप देखेंगे, कम से कम शुरुआती कवरेज बहुत बुरा है। मैं आपको एक आज जो संपादकीय लिखा गया है दैनिक जागरण में, इसकी 2 लाइनें मैं सिर्फ पढ़ के सुनाना चाहूँगा, तो उससे हम समझ सकते हैं कि मामला किस तरह से हुआ है। दैनिक जागरण ने संपादकीय लिखा है हितैषी दिखने की होड़, और वो लिखते हैं कि रोहित, संपादकीय में मैं कोट कर रहा हूँ, रोहित और उनके साथियों को करीब 5 महीने पहले निलंबित किया गया था, लेकिन उसके आत्महत्या करने से पहले तक किसी ने, और यहाँ तक कि इस विश्वविद्यालय के दलित प्रोफेसरों और कई छात्र समूहों ने भी इसकी सुध नहीं ली कि निलंबन के शिकार छात्र दीन अवस्था में रहने को मौजूद हैं। जब हर जगह हर नेता हैदराबाद विश्वविद्यालय की दौड़ लगा रहा है, तब वहाँ के कुछ प्रोफेसर भी गर्जन तर्जन कर रहे हैं। आखिर वे अभी तक मौन क्यों थे? मैं यही सवाल दरअसल मीडिया से भी पूछना चाहता हूँ। आप कहाँ थे? मीडिया कहाँ था? और आपको क्यों नहीं दिख रहा था कि इतनी बड़ी चीज़ हो रही है? हो सकता है आपका आरोप राजनेताओं पर सही हो, लेकिन मीडिया जो क्लेम करता है कि वो चौथा खंभा है, मुझे लगता है कि दूरदराज की घटनाओं में और जिन घटनाओं में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का मामला जब बनता है,
तो उसको इग्नोर करने की एक प्रवृत्ति है। और अभी इस समय की रणनीति यह है कि इसको किसी तरह से हेडलाइन से हटा के खत्म कर दिया जाए। आज कई अखबारों में देख रहा हूँ कि वो हेडलाइन से तो हट गया, पहले पन्ने से हट गया। जागरण ने आज पहले पन्ने पर वो खबर दी ही नहीं। देखिए, ऐसा है कि आप जो बार बार कोट कर रहे हैं अखबारों को, मैं लगभग सभी प्रमुख अखबारों का पहला पेज 18, 19, 20 और 21 तारीख का लेकर बैठा हूं। तो अशोक भारती, हम ये समझना चाहते हैं कि ये जो मीडिया का अप्रोच है इस खबर को लेकर, इसके पीछे की पूरी कहानी को लेकर, इसको आप कैसे देखते हैं समाजशास्त्री ढंग से? क्या ये मीडिया की लापरवाही है, कोताही है, प्रोफेशनल स्किल की कोई कमी है, या सोच के स्तर पर कोई बड़ी समस्या है? नहीं, देखिए, आज भारत का जो मीडिया है, अगर हम ये कहें कि उसके पास प्रोफेशनलिज्म की कमी है, तो मुझे लगता है कि ये एकदम सही नहीं है। तो इसलिए इस तरह की बड़ी खबर का, इस तरह की जो कहानी जो पिछले 5 महीने से वहाँ थी, उसको नज़रअंदाज करना, मुझे लगता है कि ये मीडिया के अपने बायसेस हैं। और ये बायस, क्योंकि मैं लगातार जो टीवी चैनलों में चल रहा था उन सबको मैं बार बार देख रहा था। अगर हम देखें कि उनकी लाइन ऑफ डिस्कशंस क्या थी, कुछ की लाइन ये थी, ये तो पॉलिटिक्स हो रही है, ठीक है, और कुछ लोग ये कह रहे थे कि ये दलित मुद्दा नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये यूनिवर्सिटी का इंटरनल मैटर है। और कई जगह तो हम लोगों ने बार बार ये भी देखा है, पिछले 2-1 दिनों में हमने ये भी देखा है कि जो व्यक्ति इस मौत के लिए जिम्मेदार है उस व्यक्ति को लगातार टीवी चैनलों पर महिमा मंडित किया जा रहा है। ये भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस मसले को, जिस मसले से इसका कोई संबंध नहीं है, और टीवी चैनलों में जो एंकर हैं उनका बायस एकदम साफ निकल कर आ रहा है। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो दलित हैं, ये जो रोहित वेमुला था, ये जो पूरा ग्रुप है, वो एंटी सोशल है, वो एंटी राष्ट्र, मतलब वो जो एंटी नेशनल है। तो मुझे लगता है कि भारत के मीडिया को ये इंट्रोस्पेक्शन ज़रूर करना चाहिए कि वो इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज क्यों करता है। और मुझे लगता है इसके पीछे उनकी जो अपनी हिस्टोरिक जो मेंटलिटी है वो बहुत हद तक उसकी जिम्मेदार है, क्योंकि दलित उनके लिए खबर केवल तब बनता है जब वो या तो आत्महत्या कर लेता है या उसके घरों को जला दिया जाता है। उससे पहले उसके ऊपर क्या बीत रही है वो उनके लिए कोई खबर नहीं है। प्रभु चावला, एक पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार, और एक सामाजिक कार्यकर्ता जो दलित इशूज से जुड़े हुए हैं, दोनों की बातें आपने सुनी। आप देश के एक वरिष्ठ संपादक हैं, कैसे आप इसको टिप्पणी करेंगे इस पर? मैं तो एक बार, ये दर्दनाक और शर्मनाक जो घटना वहाँ पर हुई है, इसके लिए सिस्टम हमारा जिम्मेवार, इसमें कुछ शक ही नहीं है। वो एक दलित था बेचारा, या कन्वर्ट था या नहीं था, इसकी चर्चा में हम नहीं पढ़ा कि वो चर्चा से लोग डिफ्लेक्ट कर रहे हैं जानबूझ करके कि वो प्रॉब्लम तो हटाना चाहते हैं। कन्वर्ट हुआ या नहीं हुआ, वहाँ पर अगर दलित भी नहीं होता कोई और था तब भी ये सब हो सकता था। तो दलित का जो कुछ उसने किया पिछले 5 महीने से, जैसे आपने कहा है, और एक प्रतिभाशाली PhD, उसमें 5 स्टूडेंट्स और भी डिस्ट्रीब्यूट हुए उसके साथ, बाकी सब भी हुए। परंतु आप मीडिया को, आप हिंदी, नॉर्थ इंडिया के मीडिया से क्यों देखते हैं? कि मैं साउथ का अखबार चलाता हूँ, आप, मेरे को अच्छा लगता है कि अगर साउथ के अखबार भी आप सामने लेकर के आते हैं, मैं आऊँगा उस पर। उसके ऊपर जब आएंगे तब आपको पता लगेगा कि वहाँ के लोकल अखबारों ने कवर किया कि नहीं किया और किस तरह से कवर किया। सवाल ये देखने वाला है, क्योंकि हो क्या रहा है कि मीडिया आजकल ये हो गया कि हिंदी के अखबार हैं या अंग्रेजी के अखबार दिल्ली से छपते हैं या बॉम्बे से छपते हैं, वो हिंदुस्तान का मीडिया है। मैं उस बात से सहमत नहीं हूँ। मैंने इसलिए कथित राष्ट्रीय मीडिया पहले यूज किया था। नहीं, पर डिबेट उसी बात पे हो रही है कि उन्होंने इग्नोर किया या जागरण का इन्होंने। हम तेलुगु प्रेस में लेंगे, वहाँ पर आंध्र। प्रभु चावला जी, हम तेलुगु प्रेस के बारे में भी बात करने जा रहे हैं। हाँ, वो उसके ऊपर करेंगे जब आप, तो मैं उसके ऊपर आऊँगा। आपके ऊपर सवाल ये है कि आंध्रा यूनिवर्सिटी आज की खबरों में नहीं है, इससे पहले भी दलितों की हत्या वहाँ पर हो चुकी है, वहाँ से पहले कई और लोगों की भी हो चुकी है, क्योंकि विद्यार्थी परिषद के लोग वहाँ पर इन्वॉल्व है। बड़े पहले नक्सलाइट एक दूसरे को मारते थे, तो वो खबरों में रही है। इस बार पहली बार, क्योंकि दलित प्रभार जो ऐसा PhD स्टूडेंट जो अच्छा साइंटिस्ट बन सकता था, उसके ऊपर आक्रमण हुआ, उसने बेचारे ने खुदकुशी कर ली, तो एक बड़ी खबर इस देश के अंदर बन गई। परंतु हैदराबाद यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरह के कुकर्म होते रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर पहले नक्सलवादियों का अड्डा था, अब उसके बाद वहाँ पर जातिवाद का एक अड्डा बनता चला जा रहा है। इसलिए मीडिया ने उसके अंदर बायसेस हम लोगों के यहाँ मान करके चलते हैं इसके अंदर, और मीडिया के अंदर सोसाइटी, मीडिया सोसाइटी अलग नहीं है। तो उसको अगर आप सोच कर सोचें कि ये पर लोकल मीडिया ने वहाँ पर उसको अच्छी तरह से कवर किया, मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ। जिनका नागराजू, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? या। जी, मैं ये समझना चाहता हूँ, चूंकि आप हैदराबाद में बैठे हैं
और आप वहाँ के वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप टाइम्स ऑफ इंडिया में काम कर चुके हैं, बहुत सारे और अखबारों में काम कर चुके हैं। मैं ये समझना चाहता हूँ कि जो प्रभु चावला ने अभी एक सवाल उठाया कि आप दिल्ली के प्रेस में जो अपने आप को राष्ट्रीय कहता है उसके कवरेज को क्यों केंद्रित कर रहे हैं। आप तेलुगु प्रेस पर बात कीजिए, आप आंध्रा से छपने वाले अखबारों के बारे में बात कीजिए। हम आपसे समझना चाहते हैं कि इस पूरे प्रसंग को सेंट्रल यूनिवर्सिटी के खासकर दलित इशू को, क्योंकि ये पहले दलित छात्र की आत्महत्या नहीं है, इसके पहले भी दलित छात्र वहां आत्महत्या कर चुके हैं, यह भी देश को जानना चाहिए। लेकिन हम ये समझना चाहते हैं कि इस पूरे प्रकरण को अगस्त महीने से जुलाई महीने से जो चल रहा था पिछले कई महीने से, उसको वहां के प्रेस ने कैसे कवर किया। रोहित वेमुला की आत्महत्या से पहले क्या दलित इशू को, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एट्रोसिटीज के इशू को, डिस्क्रिमिनेशन के इशू को क्या तेलुगु प्रेस ने, वहां के प्रमुख चैनलों ने कवर किया है? अगर किया है तो किस प्रकार? Many of the universities in Andhra Pradesh or Telangana are politically substantial. See, before the suicide of Rohit, the coverage of the affairs of Hyderabad University campus are scanty. They were very scanty. The issue acquired a critical mass only after the suicide of Rohit. So this suicide brought two things to fore. One is Bandara Dattatraya's letter to HRD minister and the HRD minister's unusual pressure on the university administration to ensure that action is taken against certain Dalit students. So there are two phases in the issue. One is the pre-suicide phase and the post-suicide phase. Post-suicide phase coverage is extensive in Andhra Pradesh. So there is no lapse on the part of the Telugu media. That pre-suicide phase, the coverage was very scanty because the issue was not acquired a critical mass. Because in Andhra Pradesh, every university is, as I told you, politically surcharged. See, a few months back, that beef festival also was a major controversy. So when the campus issue spills onto the roads, then it becomes a major issue. Routine political quarrels between the students groups on the campus, they do not qualify to be a headline. So that's why Andhra media is used to this type of things. So when the ABVP students sought the support of state, नागराजू, मैं अभी एक छोटा अंतराल हम लेंगे और अंतराल के बाद जब लौटेंगे तो हम आपसे इस मुद्दे पर और चर्चा करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर आपका जो असेसमेंट है कि तेलुगु प्रेस में भी इस पूरे घटनाक्रम की, खासकर रोहित वेमुला की आत्महत्या से पहले का जो कवरेज है, उससे आप संतुष्ट नहीं नजर आ रहे हैं? यस, ठीक है। तो हम एक छोटा अंतराल लेते हैं और अंतराल के बाद हम इस विषय से जुड़े अन्य पहलुओं पर आप लोगों की बात करेंगे। एक अंतराल। मीडिया मंथन की आज की चर्चा में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं रोहित वेमुला, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रतिभाशाली छात्र की आत्महत्या से जुड़े प्रकरण और उसके मीडिया कवरेज पर। प्रभु चावला, एक प्रश्न बार बार उठा है और मीडिया में ये प्रश्न नया नहीं है, बहुत दिनों से है। जैसा अशोक कह रहे थे, हम वहीं से जोड़कर आपसे समझना चाहते हैं, क्या वाकई भारत का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो दलित सवालों को लेकर, दलितों को लेकर, उत्पीड़ित समाज के लोगों पर बायस्ड है, उनके कवरेज को नहीं प्रॉपरली देता है, इसलिए कि शायद मीडिया में दलित समुदाय की नुमाइंदगी भी बहुत कम है? सारी सर्विसेज में दलित उत्पीड़ित समाज के लोग धीरे धीरे बढ़े हैं, लेकिन मीडिया में लगभग शून्यता है। सवाल यह कि 70 साल के आबादी के बाद भी हम दलितों के बारे में बात करें तो शर्मनाक बात है खुद ही। इसका दलितों को जो फ़ायदा होना चाहिए था रिजर्वेशन के नाम पर या किसी और चीज़ के नाम पर, उसको पहुँचा नहीं है। उनकी व्यवस्था में अभी भी उतनी गरीब हैं, उतने ही पिछड़े हुए हैं जितने आज से 70 साल पहले थे। तो इसके लिए मैं ये कहूँगा कि दलित वर्ग के जो नेता लोग हैं, जो अपने लिए खुद मलाई ले लेते हैं, बाकियों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये उनके ऊपर सब कर आता है। क्योंकि दलितों के लोग ऊपर नहीं आए, अच्छी पोस्टों पर आने चाहिए, जहाँ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है
उसके रिस्पॉन्स है कि आईएएस का बेटा आईएएस की रिजर्वेशन में आ जाएगा, पॉलिटिशियन के बेटे देख ही रहे हैं आप, उन्हीं के लोग आते हैं, नए लोग दलित जो होने चाहिए प्रतिभाशाली, जैसे ये बेचारा मर गया, इस तरह के लोग जब तक शीर्ष स्थानों पर नहीं आएंगे इस तरह की विचारधारा बनती रहेगी इस देश के अंदर। लेकिन मीडिया के अंदर भी, क्योंकि उस तरह के लोग पनप करके आगे आए नहीं। क्योंकि अब मैं इसलिए किसी आप पत्रकार हैं, मैं भी एडिटर इसलिए हूँ कि मैं इसलिए लोगों को नहीं रखूंगा कि वो दलित है, मैं तो ये देखना कि उसको कितना आता है। उस तरह के लोगों को जब ट्रेनिंग ही नहीं दोगे, उनको आप अपॉर्चुनिटीज नहीं देंगे अपनी अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए, तो बेचारे कंपीट कहाँ से करेंगे किसी लोगों के लिए। लेकिन घर में एक ऐसे गलत जगह पैदा हो जाए, उसका बेचारे का कसूर तो है नहीं। एग्जैक्टली। लेकिन प्रभु, हम ये समझना चाहते हैं कि अगर एक दलित छात्र प्रशासनिक सेवा में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बन जाता है, अगर वह यूनिवर्सिटीज़ में चला जाता है, जेएनयू में भी आप पाएंगे कि पहले तो नहीं, लेकिन अब तो दलित वहाँ भी इंटेलेक्चुअल्स काफ़ी ठीक ठाक संख्या में आ रहे हैं। लेकिन आखिर मीडिया ये क्या चीज़ है कि यहाँ दलित पत्रकार ही नहीं बनता, दलित संपादक ही नहीं बनता? आखिर ये क्या है? अगर भारत में मीडिया या दुनिया के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी स्वतंत्र और जनतांत्रिक देश में मीडिया अगर जनतंत्र की बड़ी आवाज़ है, बड़ा मंच है, एक वैंगार्ड है, तो इस बड़े मंच पर आखिर उनकी अनुपस्थिति क्यों है? मैं फिर आप उस पर, मेरे पास डेटा तो है नहीं, कोई दलित नहीं बनता, कि इसलिए मैं तो ये मान के चलता हूँ कि मैं 40 साल, मेरे को जर्नलिज्म 35 साल हुए, मैंने काफ़ी लोगों को रखा, कभी ये सोचा नहीं उसकी कास्ट क्या है, सीधी सी बात है। और अगर मैं देखना शुरू करूँ, थोड़ा सोचना शुरू करूँ पीछे से, मेरे को लगता है मेरे पास काफ़ी दलित लोग काम करते थे, उसको इसलिए रखा गया था कि वो प्रतिभाशाली थे। तो मीडिया या डॉक्टर या इस तरह के लोगों के अंदर, मैं शुरू से वही कह रहा हूँ कि दलित लोगों को, जो असली दलित हैं, जो अंत्योदय हैं, जो नीचे से लोग हैं, उन लोगों को ऊपर आने का मौका, ऊपर के दलित के नेता जो एलिटिस्ट दलित हैं, वो मौका नहीं दे रहे उनको। अशोक भारती, प्रभु ने जो बात कही, ईमानदारी से उन्होंने अपनी बात कही, आप भी एक बेबाक ढंग से बहुत संक्षेप में हमें बताएं, क्या मीडिया में दलित रिप्रेजेंटेशन का न होना, क्योंकि ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इस पर सर्वे हुए हैं और बहुत साइंटिफिक एथेंटिक किस्म के सर्वे हुए हैं, सीएसडीएस के लोग इसमें इन्वॉल्व रहे हैं सर्वे में। इसके पहले रॉबिन जेफरी जैसा आदमी, जो देश का क्या दुनिया के पैमाने पर वो जाना जाता है मीडिया स्टडीज़ में, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर भारत में संपादक नाम की संस्था पर कहीं कोई दलित नहीं है, अगर आम तौर पर पिछड़े वर्ग के भी लोग, ट्राइबल्स भी जर्नलिस्ट नहीं है, बहुत कम है, अगर हैं भी तो बहुत नगण्य हैं, तो ऐसी एक आपको कहूँगा इसके अंदर सर एक सेकंड, एक ही सेंटेंस आपके लिए, क्योंकि मैं जितने भी एग्जाम्पल मैंने स्टडी किए हैं, इन रिपोर्ट्स में मेरे को ऐसे एग्जाम्पल चलने चाहिए कि मैं 5 लोगों को इंटरव्यू किया, उन 5 में से मैंने उर्मिलेश को रखा क्योंकि ये ब्राह्मण है, और इनको नहीं रखा ये दलित है। ऐसा मेरे को एग्जाम्पल मिलना चाहिए, तब तो लगता है आपका नहीं, मैं आपकी दलित को छोड़ दिया गया क्योंकि सर आपके सब्जेक्टिव, देखिए आपके सब्जेक्टिव डिसीजन, खाली ये कह देना कि दलित नहीं है, उस पर मैं नहीं कह रहा हूं, मैं जो ऑब्जेक्टिविटी है मैं उस पर सवाल कर रहा हूं कि जो ऑब्जेक्टिव सिचुएशन आज है मीडिया में, क्या ये कवरेज में कहीं ना कहीं इन चीजों को प्रभावित कर रहा है? क्योंकि मीडिया में उनकी आवाज बिल्कुल नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि विद ड्यू रिस्पेक्ट टू प्रभु चावला जी, हाँ, मैं ये ज़रूर सवाल करना चाहता हूं कि अगर 60-70 साल बाद भी अगर दलित मीडिया में नहीं आ रहे हैं, यहाँ तो बहुत नगण्य जो भी है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो भी है, आमतौर पे मैं कहता हूं कि आप प्रभु चावला जी ये बात कह के भाग नहीं सकते कि मैं किसी की जाति नहीं पूछता, क्योंकि भारत में जाति एक सच्चाई है, और अगर दलित मीडिया में नहीं आ रहे हैं तो आपका सिस्टम जिम्मेदार है, आपके सिस्टम में खामियां हैं, उसको दूर कीजिए। आप कहकर भाग नहीं सकते। मैं दूसरी बात अपनी खत्म करूंगा इसको। सवाल ये है कि मैं संपादक हूं, और संपादक के नाते मेरा ये धर्म है कि मैं किसी की जाति नहीं, प्रभु मैं आऊंगा, मैं मेरिट पे रखूंगा जर्नलिस्ट को, किसी को दलित को, प्रभु मैं आऊंगा, दलित अच्छा होगा उसको पहले रखूंगा, ब्राह्मण को बाद में रखूंगा। प्रभु मैं मेरिट पर भी आऊंगा। इसी पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि 1968 में अमेरिका में नस्लीय दंगे हुए थे, और उसके बाद अमेरिकन सोसाइटी ऑफ न्यूज़पेपर एडिटर्स, उन्होंने ये तय किया था कि अमेरिका समाज की जैसी संरचना है वैसी हम न्यूज रूम की संरचना बनाएंगे, और हर साल उसमें हर साल वो अपने न्यूज रूम की सोशल ऑडिटिंग रिपोर्ट पब्लिक करते हैं, और इस साल भी पब्लिक हुई है कि कितने ब्लैक्स हैं, कितने हिस्पैनिक्स हैं। भारत के लोग दरअसल छिप के, आंख बचा के ये कहने की कोशिश करें कि हम तो जात देखते ही नहीं है, और रिजल्ट ये है। तो अल्टीमेटली अगर आप सच को देखेंगे ही नहीं
तो दरअसल आप वहीं पहुंचेंगे जहां पहुंचेंगे कि दलित 0% होगा, ओबीसी 4% होगा न्यूज रूम में। मैं सवाल फिर उठा रहा हूं, मेरे को ये दोनों ये बता दें कि अगर दलित कौन सा पत्रकार है जो रिजेक्ट हुआ इसलिए कि वो दलित है। सर मैं एक नाम बता दें मेरे को। सर मैं अपने इंडिया टुडे में रहा 25 साल तक, मेरे को एक एग्जांपल इंडिया टुडे में रहे हैं ये दलित, ये मुझे नहीं मालूम इंडिया टुडे अभी तक कोई दलित आया है। इनको इसलिए रखा गया कि ये बैकवर्ड थे या मेरिट पर रखा गया मैं नहीं जानता, पर इनको रखा गया कि मेरिट पर थे। मैं मान करके चलता हूं। मैं आ रहा हूं नागराजू, आप हमारी स्टूडियो की चर्चा सुन रहे हैं। मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या तेलुगु प्रेस में, क्या आंध्र प्रदेश के चैनल्स में, क्या वहां के बड़े अखबारों में जैसा कवरेज से झलकता है, जैसा आप स्वयं भी कह रहे थे, आपकी बातों से भी लग रहा था, हालांकि आपने इस पहलू को नहीं उजागर किया, क्या जो वहां का मीडिया की ओनरशिप है, मीडिया के अंदर जर्नलिज्म में जो लोग हैं बड़े पदों पर, निर्णयकारी पदों पर, उनका जो कंपोजिशन है, क्या यह भी एक फैक्टर है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में डिस्क्रिमिनेशन इतने बड़े पैमाने पर होता है, आत्महत्याओं का सिलसिला चलता है और कवरेज बेहद पुअर होता है, लोगों को सही सूचना नहीं मिलती है, यह भी एक पहलू है क्या? और कोशिश कीजिए आप अंग्रेजी हिंदी दोनों मिलाकर बोलने की, इससे हमारे नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे जो दर्शक हैं वो भी थोड़ी बात आपको बेहतर ढंग से समझेंगे। Telugu journalism is a unique type of journalism. There is no newspaper, there is no channel in Andhra Pradesh and Telangana which is not owned by a political personality or a political supporter. So, expecting a Dalit to become an editor is impossible, at least in the present context of Andhra politics. So, for example, take the Rohit's case. The coverage of Rohit's case, there is a distinct line. Coverage is extensive, but there is no sympathy for a Dalit cause. The coverage is governed by the political affiliations of the newspapers or the media. See, before the suicide, the coverage was very poor. After the suicide, because of the involvement of two personalities, Bandaru Dattatreya and HRD Minister Smriti Irani, the coverage was so extensive. It is, in the whole coverage, the real issue was marked down. So the real issue, that is the Dalit cause, is forgotten. So the entire coverage is concentrated around two personalities, that is Vice Chancellor and Dattatreya and Smriti Irani. नागराजू, defect of the whole coverage. मिस्टर नागराजू, मैंने स्वयं आंध्र के अखबारों में जो पढ़ा और हैदराबाद डेडलाइन से जो खबरें दिल्ली के अखबारों में छपी हैं, उसके मुतालिक सन 2002 से लेकर अब तक वहां पर दलित जो स्टूडेंट्स हैं उनके रस्टिकेशन बड़े पैमाने पर हुए हैं। सिर्फ 2002 में 12 दलित छात्र रस्टिकेट किए गए थे। इसमें मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो थे वो पीएचडी स्कॉलर्स थे और वे प्रतिभाशाली थे, उनमें कई फेलोशिप पाते थे। अगर ये सिलसिला सेंट्रल यूनिवर्सिटी में चलता रहा है और फेलोशिप के पैसे से वो अपने परिवार का भी एक तरह से पालन पोषण करते रहे, ऐसे छात्रों की भी संख्या कम नहीं रही है। ऐसे माहौल में अगर कवरेज बाहर नहीं आया, अगर लोगों को सूचना नहीं मिली, अगर सरकारी एजेंसियों पर, सिविल सोसाइटी पर इसके लिए एक मानस या दबाव नहीं बनाया जा सका, तो क्या आप कहेंगे कहीं ना कहीं हमारे प्रशासन की तरह, हमारी एजेंसीज की तरह कहीं ना कहीं मीडिया का भी एक फेल्योर है, इंफॉर्मेशन न देने का फेल्योर? Yeah, it's a sheer failure on the part of the Telugu media to understand the gravity of the issues going on inside the universities. So that's why the coverage of the contradictions that arose in the universities, that is Dalit versus non-Dalit, suppression of Dalit and harassment of the Dalit students. Yes. नागराज, एक चीज सिर्फ ऐड करना चाहूंगा, रोहित वाले मामले में हुआ है, उसमें एक यूनिक बात है कि सोशल मीडिया ने ये आंदोलन शुरू किया, पूरी बात वहां चली, बाकी के मीडिया को उनको फॉलो करना पड़ा। तो दरअसल ये आंदोलन सोशल मीडिया का उस तरह का आंदोलन है जो इजिप्ट या ट्यूनीशिया में हुआ था, जहां पर ट्रेडिशनल मीडिया सरकार के साथ खड़ा था और सोशल मीडिया के करोड़ों लोग जो छोटी छोटी बातें लिखते हैं, फोटो शेयर करते हैं, उन लोगों की वजह से यहां पर ये पहुंचा है। ये ताकत असल में इस बात दिखती है। लेकिन दिलीप, एक सवाल मैं अंत में, बहुत हमारे पास समय कम है, मैं करना चाहता हूं आप तीनों लोगों से। मीडिया में, खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, हमारे टेलीविजन चैनलों में, और उसमें भी हिंदी के बड़े चैनल,
जो सबसे अधिक देखे जाते हैं, उनमें बार बार एक सवाल 19 तारीख 20 तारीख को आया और 21 तारीख को भी मैंने देख रहा था कि रोहित वेमुला की मौत पर राजनीति हो रही है, ये राजनीति हो रही है, सियासत हो रही है, ये अच्छी बात नहीं है। आखिर सवाल इस बात का है कि अगर उसकी मौत स्वयं राजनीति का एक षड्यंत्र, एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हुई, उसकी मौत के पीछे अगर कोई एकेडमिक पॉलिटिक्स है या शुद्ध पॉलिटिक्स है, तो बात की पॉलिटिक्स को लेकर मीडिया में यह बेचैनी क्यों? उस घटना पर बेचैनी नहीं, सियासत पर बहुत बेचैनी। कैसे आप देखते हैं इसको? देखिए, न्यूज़ रूम का जो अपर कास्ट डोमिनेटेड जो स्ट्रक्चर बना है इस देश में, वो इस बात से असहज है कि इस मुद्दे पर बात हो रही है तो देर तक इग्नोर करना, थोड़ा सा जब मामला पीक पर पहुंचता है तो छूना और फिर धीरे से उसको फेड हो जाना, ये हुआ है। और राजनीति क्यों नहीं होगी? एक केंद्रीय मंत्री दूसरे केंद्रीय मंत्री को चिट्ठी लिख रहा है, एक मंत्रालय से 5 चिट्ठियां जा रही हैं। हम राजनीतिक मसलों पर ना भी आए, लेकिन सवाल इस बात का है कि प्रभु आपका क्या राय है? क्योंकि ये बार बार कहा गया कि राजनीति हो रही है। सवाल यह है कि कोई भी हत्याकांड होता है, कोई आत्महत्या होती है, कोई बड़े घटनाक्रम होते हैं, आखिर क्या कर्मकांड उस पर हो, क्या पूजा हवन हो, लोग जाएंगे, राजनीतिक लोग जाएंगे, मीडिया के लोग जाएंगे, सोशल एक्टिविस्ट जाएंगे, अपनी बात कहेंगे। आखिर डेमोक्रेसी में यही तो एक तरीका है। तो मीडिया को ये बेचैनी क्यों कि राजनीति क्यों हो रही है? क्या मीडिया ये चाहता है कि कुछ भी ना हो, कोई लोग वहां ना जाए, कोई लोग सहानुभूति ना? आप तो कह रहे कि मीडिया ने राजनीति क्यों हो रही है? राजनीति दिखाई दे रही है, राहुल गांधी जा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं, राजनीति नहीं है तो क्या है? केजरीवाल साहब दिल्ली में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में तो कुछ करना चाहिए ना। चिट्ठी लिख रहे हैं, सवाल ये कि स्मृति ईरानी कार्रवाई कर रही है, राजनीति तो हो ही रही थी। बात करने तो मेरे को, जब चिट्ठियां लिखी जा रही थी, एक तरफ 2 केंद्रीय मंत्री इन्वॉल्व है क्योंकि वो बीजेपी के हैं, तीसरी तरफ राहुल गांधी चले गए एकदम काम छोड़ करके, तो ये रिपोर्ट करना क्या मीडिया का काम नहीं है कि राजनीति कर रहे हैं? सवाल ये है कि राजनीति खुद लोग नेता जो हैं ये इशू को दबाना चाहते हैं, इसलिए उसको पोलिटिसाइजेशन कर देते हैं। अगर ये राजनीति कर जब वहाँ से रोटियां सेकने नहीं चाहते, शायद हो सकता था कि इसके ऊपर इशू डिबेट अच्छा लेकिन होता, जातिवाद के ऊपर होता। राजनीति की दुश्मन है, दलितों के सबसे बड़े दुश्मन उनके अपने नेता हैं और बाकी पार्टी के नेता हैं, ताकि उसको राजनीतिकरण कर दो, वोट बैंक पॉलिटिक्स बना दो, ताकि इशू दब जाए और दलितों के ऊपर उत्पीड़न सारी उम्र होता रहे। लेकिन क्या उससे इस बात का आरोप लगाने वाले कि सारे लोग दलित विरोधी हैं, सारे राजनेता, क्या स्वयं जो मीडिया इस तरह का आरोप लगा रहा है वो दलितों के प्रति क्या एटीट्यूड रखता है? देखिए, इसमें सवाल इस बात का है कि पॉलिटिशियंस जा रहे हैं, उनको आप बर्दाश्त नहीं करना चाहते और आप खुद जाएंगे नहीं। यानी कि दलितों के मुद्दों को मीडिया अपने आप तो नहीं उठा रहा ना। अगर राहुल गांधी नहीं जाते थे तो क्या आप उठाते थे इस मुद्दे को? नहीं उठाते थे। 70 साल से प्रोफेशनलिज्म ये कहता है कि 2002 से नहीं उठाया गया इस मुद्दे को। मैं सब ये कह रहा हूं कि प्रोफेशनलिज्म ये कहता है कि आप किसी भी न्यूज को बेबाक तरीके से दिखाइए, आप किसी के मजबूर ना होइए। लेकिन आप कब जाते हैं? जब राहुल गांधी जाता है। आप कब जाते हैं? जब कोई मरता है। अगर आपके न्यूज रूम में दलित नहीं आ रहे हैं, आदिवासी नहीं आ रहे हैं, तो आपको इंट्रोस्पेक्शन नहीं करना चाहिए कि हमारे समाज में जब चौथा आदमी दलित और आदिवासी समुदाय से आता है, हमारे न्यूज रूम में वो क्यों नहीं है? हमारे समाज में 15% मुस्लिम है, हमारे न्यूज रूम में मुस्लिम क्यों नहीं है? हमारे समाज में क्रिश्चियन न्यूज रूम में क्यों नहीं है? तो मुझे लगता है प्रोफेशनलिज्म ये डिमांड करता है कि संपादक ये देखें कि हमारे समाज का चरित्र, हमारे समाज का स्ट्रक्चर हमारे न्यूज रूम में है या नहीं। अशोक, हमारा वक्त खत्म हो चला है आज के कार्यक्रम का। मुझे लगता है कि सीमित समय में आप तीनों लोगों ने और हैदराबाद से नागराजू ने इस पूरे प्रकरण पर बेबाक ढंग से अपनी राय रखी। हो सकता है हम लोगों में सहमतियां हों, कुछ मुद्दों पर असहमतियां हों, लेकिन एक बात जरूर उभर कर सामने आई कि दलित इशू हो चाहे उत्पीड़ित समाज के अन्य तबकों के मुद्दे हों, कहीं न कहीं हमारे देश के मुख्यधारा मीडिया में एक पूर्वाग्रह जरूर दिखता है कि घटना होने के बाद फॉलोअप होता है, लेकिन घटना जब हो रही होती है, जब एक प्रक्रिया चल रही होती है, उसकी शिनाख्त, उसकी पड़ताल आमतौर पर नहीं होती है। और यह सिर्फ दलित आदिवासियों के मुद्दों पर नहीं है, तमाम जो हाशिए के लोग हैं उन सबके बारे में ये कहानी है। ये जो स्थितियां हैं मैं समझता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर विचार होना चाहिए और जाहिर है हमें इस बात की भी पड़ताल करनी चाहिए, इस पर भी चिंता करनी चाहिए कि हमारे मीडिया के न्यूज़ रूम्स में विविधता क्यों नहीं है। अगर दुनिया के विकसित देशों में यह मुद्दा एड्रेस किया गया है प्रॉपरली, हमारे देश में इसे एड्रेस क्यों नहीं किया जा सका है और क्यों इस पर अभी तक खामोशी है। इन शब्दों के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए राज्यसभा टेलीविज़न।